नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू राजुल बेन, थैंक यू कौशिक भाई, थैंक यू जागृत भाई, थैंक यू रियाज भाई, ગફુલ ભાઈ। મારો અવાજ સંભળાય છે? ओके, सुनाई देता है ठीक से? थैंक यू, थैंक यू। सबको नमस्कार, वंदन, प्रणाम। जो भी मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं और नहीं दिखाई दे रहे हैं, सबको मेरा नमस्कार। मेरी आवाज तो पहुंच रही है आप तक? मेरी खुशी है कि जिस मंच का नाम तुलसी खुसरो साहित्य मंच है, जिसके नाम के साथ ही इतनी गरिमा जुड़ी है, संत तुलसीदास जी और अमीर खुसरो जी, तो वो मेरा सौभाग्य है। इस मंच से जुड़ना मेरा सौभाग्य है। मेरी खुशी है कि इस मंच के संस्थापक और पूरी संचालक टीम, शरद कांत जी, बलराम जी, सोनिया जी, डॉक्टर सतीन देसाई जी, तौकीर जी, कौशिक जी और राहुल जी, आप सबका मैं हार्दिक आभार मानती हूँ, शुक्रिया और सबको वंदन करती हूँ। जो यहाँ है, जो जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम से, उन सबका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। सबको जय भारत, जय हिंद। क्योंकि कहीं सुबह चल रही है, यहाँ भारत में रात चल रही है, मतलब रात शुरू हो रही है, देर शाम है। तो सबको जय हिंद मेरा, जय भारत। समय चाहे कोई भी हो, लेकिन हम साथ साथ हैं, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा फिजिकल डिस्टेंस चाहे कितना भी हो, मैं बीच बीच में आपके नाम नहीं ले सकूंगी, मुझे माफ करना। मुझे बराबर दिखाई देता है, अश्विन जी है और बहुत सारे लोग हैं, दीपाली हैं, सबका थैंक यू। मैं बाद में सबको शुक्रिया अदा करती हूँ। सबके नाम नहीं ले पाऊंगी तो मुझे माफ करना, क्योंकि मेरा ध्यान मेरी बात में रहना चाहिए, जो मुझे कहना है उसमें रहना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम साथ साथ हैं, समय चाहे कोई भी हो, इस बात की खुशी है। आज मैंने सोचा है कि हम कुछ बात करेंगे, कुछ कविताएं भी सुनाऊंगी, क्योंकि कविता तो सुनाना ही है, और कुछ अपने एक्सपीरियंस, अपने साहित्य की बात करूंगी। दोस्तों, मैं कवि हूँ, मैं कहानीकार हूँ, मैं उपन्यासकार हूँ, मतलब साहित्यकार हूँ। और ये साहित्य आखिर आता कहाँ से है? जीवन से, मेरे जीवन से, आपके जीवन से, और आसपास जो भी जिया जाता है वहीं से तो साहित्य आता है। कल्पना भी जुड़ती है, लेकिन कुल मिला के सर्जन के पीछे जीवन होता है। तो बस जो मेरी बातें हैं उसमें आप बीच बीच में प्रतिभाव देते रहना, ताकि मेरा हौसला बना रहे। मैं शुरुआत कविता से ही करूंगी, क्योंकि कविता मेरा पहला प्यार है। हिंदी की कविता ही सुनाई देती हूँ। रजनी कुमार पंड्या भी है, थैंक यू रजनी भाई। तेरा नाम, तेरा नाम लिपट जाता है बदन से। ये कविता मैंने अनुवादित नहीं की, वो सीधी हिंदी में लिखी है। तेरा नाम लिपट जाता है बदन से,
धूप के नन्हे से टुकड़े की तरह। तेरा नाम लिपट जाता है बदन से, धूप के नन्हे से टुकड़े की तरह। नम्रता बेन, थैंक यू। तेरा नाम हल्के से ओढ़ लेती हूँ ठिठुरी हुई जान पर। तेरा नाम मैं हल्के से ओढ़ लेती हूँ ठिठुरी हुई जान पर, जब सहम और सूनेपन का कुआं भर जाता है। तेरा नाम हिज्र की रात में ओस की बूंद बनकर टपकता है। तेरा नाम हिज्र की रात में ओस की बूंद बनकर टपकता है। मैं उसे पी लेती हूँ और जी लेती हूँ। हल्की सी खुशबू टांक दी है तेरे नाम ने मेरे नाम के साथ। तो दोस्तों, ये हुई कविता मेरी। अब मैं अपने साहित्य की बात करूं कि कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। जब मैं कॉलेज में थी तब हमारे कॉलेज का वार्षिक मैगजीन प्रकाशित होने वाला था और मेरे एक प्रोफेसर ने मुझे बुला के कहा कि लता, आपको एक आर्टिकल लिखना है। मैं तो देखती रह गई उनकी तरफ, क्योंकि मैंने कभी कुछ लिखा नहीं था सिवाय कि एग्ज़ाम के पेपर्स और अपनी नोट्स जो पढ़ाई की होती है। तो कुछ लिखा नहीं था और मेरे सर बोले कि आपको आर्टिकल लिखना है। मैं चुपचाप देखती रही। फिर वो बोले, मैं विषय भी तुम्हें देता हूँ और विषय है તમારી चिंता અને તેનું નિવારણ। गुजराती में बिल्कुल, તમારી चिंता અને તેનું निवारण, आपकी परेशानी और उसका हल, उसके उपाय। अब आप सोच सकते हैं कि मेरी 16-17 साल की उम्र थी और इतना गंभीर विषय मुझे दिया गया, તમારી चिंता અને તેનું निवारण। मैं तो सोच भी नहीं पाती थी कि मैं इस पे क्या लिख सकती हूँ। मैंने धीरे से पूछा कि सर, मैं कविता लिखूं? अब सर की बारी थी मेरे सामने देखते रह जाने की। वो बोले, कविता तुम लिखोगी? मैंने कहा, हाँ सर, कोशिश करूंगी। तो बोले, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं। कोशिश करो, कविता लिख पाओ तो अच्छी बात है, लिख कर दो, और आर्टिकल तो तुम्हें लिखना ही है। ठीक है, अब सर को ना तो नहीं बोल सकते। मैंने कहा, लेकिन क्या लिखूं मैं इस पर? बोले, चलो मेरे साथ। मुझे ले गए लाइब्रेरी में और महर्षि अरविंद की 4-5 किताबें निकालकर मेरे हाथ में थमा दी। बोले, ये पढ़ो और इस पर से आर्टिकल तैयार करो। ठीक है, हमने आर्टिकल भी लिखा, कविता भी लिखी, दोनों दे दिया। दोनों उनको अच्छे लगे और पब्लिश भी हो गया। तो ये था बीज। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि कोई कुछ भी अचानक जिंदगी में नहीं हो जाता। हालांकि मैंने साहित्य में काम तो बहुत देर से शुरू किया, करीब 4.5 दशक जिंदगी के बीत गए उसके बाद, लेकिन वो बीज मुझ में थे, साहित्य के, कलम की बात मुझ में थी। कोई अगले जन्म की होगी या पता नहीं कहां से, लेकिन वो बस इतनी सी बात उस समय बन के रह गई। आज हंसी आती है मुझे, वो सोच के हंसी आती है कि आज उम्र के इस पड़ाव पर भी मैं अपनी समस्याएं हल नहीं कर पाती अक्सर, क्योंकि उसका ऐसा भी है ना कि समस्याएं तो एक गई और दूसरी आई, दूसरी गई तो तीसरी आई। बिना समस्या के तो जिंदगी ही नहीं, तो उसका तो सिलसिला चलता ही रहता है। लेकिन उस समय, उस छोटी उम्र में, उस लड़कपन में हमने वो इतना गंभीर आर्टिकल लिख दिया था तो लिख दिया था। रही बात वो समय की कविता की,
वो तो समझो पूरी डिलीट हो गई। मुझे शुरुआत के शब्द याद है थोड़े से, और वो थे, मैं आपको सुनाती हूँ। मुझे सच में बताते हुए भी हंसी आती है। टूटे हुए से, फूटे हुए से, सपनों के कूचे में बेजान बरबस, न जाने कैसे बही जा रही मैं। हंसी इसलिए आती है कि वो 16-17 साल की उम्र में मैं आज याद करती हूँ कि ऐसे कौन से मेरे सपने थे जो कि टूट गए थे, बिखर गए थे। क्या बात थी, कुछ ऐसा था ही नहीं, ना ही कोई आसपास कोई चीज ऐसी थी कि मुझे टूटे हुए सपनों की बात करनी पड़े। हाँ, वो उम्र थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि हमें किसी से इश्क हो गया और हमें बेवफाई मिली या धोखा मिला और हम दुखी हो गए। कुछ भी नहीं था उस समय जिंदगी में, सिवाय पढ़ाई के और कुछ था ही नहीं। लेकिन फिर भी ये कविता आई, सिर्फ आई ही नहीं, हिंदी में आई, सीधी हिंदी में आई। अलबत्त मैं हिंदी साहित्य पढ़ती थी, मेरा ग्रेजुएशन और एमए हिंदी लिटरेचर में हुआ है, लेकिन कविता, मातृभाषा तो मेरी गुजराती है। कविता, सबसे पहली कविता सीधी मैंने हिंदी में लिखी थी, जो भी थी। तो सोचती हूँ कि मेरी मातृभाषा चाहे गुजराती हो, लेकिन मेरे हृदय की भाषा हिंदी है। मैं हमेशा हिंदी में अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है हिंदी में बोलना, हिंदी में लिखना, सब कुछ अच्छा लगता है। और हिंदी में हिंदी साहित्य पढ़ी तो हूँ मैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कॉन्फ्रेंस में भी हमने 2 बार हिस्सा लिया है। हिंदी के 2 अवार्ड भी प्राप्त किए हैं। आकाशवाणी अहमदाबाद पर मैं हिंदी पत्रिका में जाती हूँ, कार्यक्रम देती हूँ, कविताएं पढ़ती हूँ। तो ये मेरी शुरुआत की बात। उसके बाद तो फिर घर और गृहस्थी और बच्चे ये सब बना रहा। तो बीच में मैं आपको एक कविता सुना देती हूँ। ये कविता है कोरो कागड़। ये कविता पूरी गुजराती में लिखी हुई थी, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं, और आज मैं आपको दोनों सुनाऊंगी क्योंकि गुजराती का मजा भी कुछ और ही होता है। ये कविता के पीछे एक बात है, वो भी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी। जब मैं लिखती हूँ तो मुझे लाइन वाले कागज जिसमें रेखाएं अंकित हो, ऐसे कागज पे लिखना कभी अच्छा नहीं लगता। हालांकि अब तो सालों से लैपटॉप पे ही लिख रही हूँ, कागज पे लिखने वाली बात पुरानी हो गई है। लेकिन जब कागज पे लिखती थी तब भी मुझे लाइन वाले कागज कभी अच्छे नहीं लगते थे, उस पे लिखना अच्छा नहीं लगता था। स्वाभाविक है कि घर वाले और फ्रेंड्स वगैरह वो सब कभी कभी चिढ़ते भी थे कि ये क्या बात हुई, सारी दुनिया लाइन वाले कागज पे लिखती है और तू कहाँ से आई ना बोलने वाली, क्या तकलीफ है, उल्टा लाइन से तो अच्छा रहता है, वगैरह वगैरह। अब जो भी था, मैं समझा नहीं पाती थी कि क्यों मुझे लाइनें अच्छी नहीं लगती। बस उसमें लिखती नहीं थी, लिखना अच्छा नहीं लगता था, इतनी बात थी। तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने ये कब डायरी में उसका प्रतिभाव मैंने लिख दिया। और ये तो सालों बाद, जब मैंने वो, मैं कहती हूँ ना, मैंने कोई अपनी 4.5 दशक जिंदगी के बाद मैंने जब लिखना शुरू किया, तब पुरानी डायरियां निकाली और उस डायरी में से ये कविता निकली। पता नहीं कब मैंने लिखी। तो ये कविता मैं पहले हिंदी अनुवाद सुना देती हूँ, फिर गुजराती में भी पढ़ूंगी। मुझे चाहिए कोरा कागज, मुझे चाहिए कोरा कागज, बिल्कुल कोरा सफेद, और उसमें मेरा स्थान, मेरी दिशा मैं खुद ही तय करूं। बिल्कुल कोरा सफेद कागज और उसमें मेरा स्थान और मेरी दिशा मैं ही तय करूं। नक्शे बना दे कोई मेरे रास्ते के, नक्शे बना दे कोई मेरे रास्ते के, ये बात मुझे मंजूर नहीं। मेरे शब्दों को कोई कहे उतना ही चलना, चढ़ना या उतरना मुझे कतई मंजूर नहीं। पर्वत, शिखर, नदी, झरने, पेड़,
पत्ते। ईश्वर ने किसी को रेखाओं से बांधा नहीं है। मैं अर्थात मुझ में बहता झरना, मुझ में उगते फूल पत्ते और उसी में खिलते खुलते मेरे शब्द। अब मैं गुजराती में भी बोलूंगी, गौर फरमाइएगा। साव कोरो कागળ જોઈએ મારે, સાવ કોરો કાગળ જોઈએ મારે, અને એમાં મારું સ્થાન ને મારી દિશા હું જ નક્કી કરું. સાવ કોરો કાગળ જોઈએ મારે, અને એમાં મારું સ્થાન ને મારી દિશા હું જ નક્કી કરું. લીટીઓ દોરી આપે કોઈ મારા રસ્તાની, એ વાત મને મૂળે જ અસ્વીકાર્ય. લીટીઓ દોરી આપે કોઈ મારા રસ્તાની, એ વાત મને મૂળે જ અસ્વીકાર્ય. મારા શબ્દોને કોઈ કહે એમ ખસવાનું, એટલું જ ચડવાનું કે ઉતરવાનું મને મંજૂર નથી. એક પણ અક્ષર સીધી લીટી જેવો નથી. એક એક અક્ષર નોખો, એક એક માનવી અનોખો. પર્વત, શિખર, નદી, ઝરણા, તરણા, ઈશ્વરે એને ક્યાંય લીટીઓથી બાંધ્યા નથી. હું એટલે મારામાં વહેતું ઝરણું, મારામાં ઉગતું તરણું ને એમાંથી પ્રગટતા शब्दों. तो दोस्तों, ये कविता, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये भी क्या बात हुई. किसी को आपत्ति भी हो सकती है मेरे विचारों से, लेकिन मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी कि हम कानूनों के खिलाफ नहीं है. हम ये मानते हैं कि जो अंदर से आवाज आती है, अपने अंदर से अपना दिल जो कहता है, बस उसको फॉलो करना है. नहीं कि लोग क्या कहते हैं और लोग क्या करते हैं. और स्वतंत्रता का मतलब है कि अपना विवेक, अपने विवेक से निर्णय लेना है. जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जब हम अपने विवेक से काम लेते हैं या फिर अपने में एक विवेक जागृत हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ तक जाना है और कहाँ रुकना है, तब फिर कोई नियम की जरूरत, कोई कायदे कानून की जरूरत नहीं होती. और जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे पहला और सबसे अहम कायदा क्या है? जीने का सबसे अहम कायदा क्या है? एक ही है कि बस जियो और जीने दो. इस तरह जियो कि और लोगों को कोई तकलीफ ना हो, और लोगों को कोई परेशानी ना हो, वो भी खुशी से जी पाए और हम भी खुशी से जी पाए. इसी का नाम स्वतंत्रता है, या कहो कि सहकारिता है. हम गाड़ी ड्राइव करते हैं या रास्ते पे पैदल जाते हैं, तो हमें इस तरह चलना है या इस तरह चलाना है कि बाकी लोग भी अपनी तरह से चल सके, बाकी लोग भी अपनी तरह से चला सके, किसी को कोई मुश्किल ना हो. यही तो कायदा है और यही तो जीने की रीत है. फिर लेफ्ट में चलाना या राइट में चलाना, ये सारे व्यवस्था के नियम है. पक्का और सच्चा नियम एक ही है कि किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ और जहां तक हो सके किसी को हेल्प करो, मदद में आओ. तो ये मेरी कविता की बात मैंने थोड़ी कर दी, इसके पीछे मेरे क्या विचार थे. अब मैंने कहा मैं गद्य और पद्य दोनों में काम करती हूँ. आजकल मेरा प्रोजेक्ट चलता है, मैं जिसमें मेरा सबसे ज्यादा समय जाता है, मैं काम करती हूँ, वो है kavyavishwa.com. मेरी वेबसाइट है, कविता की वेबसाइट है www.kavyavishva.com. ये एक मेरी वेबसाइट है, लेकिन मैं बड़ी नम्रता से कहती हूँ कि एक अनोखी और अपने आप में एकमात्र वेबसाइट है. कविता का तो जैसे हम देखते हैं नेट पे दरिया उमड़ रहा है, कविता की कोई कमी नहीं, लेकिन मेरा पर्पस ये था कि अच्छी कविताएं मिले
उसके साथ साथ ये पूरी एजुकेशनल वेबसाइट बनाना है, जिसमें उनको अनुवाद मिले, आस्वाद मिले, कवियों का परिचय मिले और कविता के स्वरूपों के बारे में। यानी कि वो पूरी वेबसाइट इस तरह डिजाइन की है कि कविता का एक भी पहलू उससे छूटता नहीं है। और ये काम कोरोना के समय में, जब सारी दुनिया, कम से कम हम तो बंद थे घर में, आप लोग भी बंद होंगे, न कोई आता था, न कोई जाता था, न हमें कहीं जाना था, न हमें कहीं आना था। उस वक्त मैंने सोचा, वैसे सालों से मेरे दिमाग में ये विचार तो था, क्योंकि मैं 2007 से ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ, तो नेट विश्व से मेरा परिचय था। तो मैंने सोचा कि कोई ऐसी वेबसाइट बनाऊं जिसमें कविता के सारे पहलुओं का समावेश हो, और जो ये नई पीढ़ी जो किताबों के पास अब कम जाती है और नेट से ज़्यादा पाना चाहती है, उसको सीखने को भी मिले। तो वेबसाइट डेवलपर भी ढूंढा और काम शुरू किया। ये वेबसाइट के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकती, आप ज़रूर विजिट करिएगा और अपनी कमेंट्स भी लिखिएगा। उनके उस वेबसाइट के कुल 11 पेज है। सबसे पहला पेज अहम है कि वो कविता का होगा, उसमें रोज कम से कम एक कविता, और वो कविता, मैं अपनी कविता तो उसमें 5% मिलेगी, या फिर 5% भी नहीं, उससे भी कम है। मैं लोगों की अच्छी अच्छी कविताएं ढूंढकर मैं रखती हूँ। तो रोज की कम से कम एक कविता, एक से ज्यादा भी होती है। कविता के साथ कवि का फोटो होता है। 3-4 लाइन में छोटा सा कविता के बारे में मैं आस्वाद लिखती हूँ। उसका अगर मुझे गायन भी मिल जाए तो मैं ऑडियो या वीडियो भी रखती हूँ। ये एक रोज का काम है। इसके दूसरा पेज है वो अनुवाद का। अब अनुवाद के पेज में भी मैं सिर्फ अनुवाद नहीं रखती, जिस भाषा से कविता का अनुवाद हुआ है उस भाषा की कविता और अनुवादित कविता दोनों एक साथ रखती हूँ, ताकि लोग देख सके कि मूल कविता क्या है और अनुवाद कैसा है। एक पेज है आस्वाद का, जिससे रोज की कविता में मैं 3-4 लाइनें जरूर लिखती हूँ, लेकिन पूरा अच्छी कविताएं, प्रशिष्ट कृतियां और उसके अच्छे आस्वाद, अच्छे अच्छे कवियों ने पूरा विवरण के साथ जो लिखा है, वो आस्वाद का एक पेज अलग है। उसमें भी ये कविता और उनके आस्वाद रहते हैं। सर्जक विभाग में कवियों का परिचय होता है, कवियों का लंबा और विस्तृत परिचय, साथ में उनकी फोटो, उनके वीडियोस, जो भी मुझे मिलता है ये सब रखती हूँ। स्वरूप विभाग है। स्वरूप विभाग में कविता के अलग अलग स्वरूपों के लेख, आर्टिकल्स होते हैं। जैसे गजल पे लेख मिलेगा आपको, गीत पे लेख मिलेगा, अछांदस पे लेख मिलेगा, सोनेट पे लेख मिलेगा। ऐसे जो भी मुझे मिलता है वो मैं उसमें रखती जाती हूँ। संचय विभाग है, आर्काइव्स जैसे कहते हैं हम। उसमें अपने बड़े बड़े ख्यातनाम कवियों के हस्ताक्षर में लिखी कविताएं, उनके रेयर फोटोज, उनके हस्ताक्षर, ये सब चीजें होती है, उनके फोटोग्राफ्स होते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग विभाग है सेतु। सेतु विभाग में कवियों के अपने सर्जन कर्म से संबंधित, कवियों के जीवन के प्रसंग नहीं, लेकिन उनके कविता कर्म से संबंधित जो भी प्रसंग अच्छे ऐसे होते हैं जिसमें लोगों को इंटरेस्ट हो, लोगों को पढ़ना वो अच्छा लगे, ऐसे सब चीजें वो मैं सेतु विभाग में रखती हूँ। संवाद विभाग है, उसमें कविता जगत की घटनाएं, कवियों के साथ संवाद जो होता है, कवियों का कविता पठन वो अभी शुरू किया है। जो कविता संग्रह मुझे मिलते रहते हैं उनकी नोंद वगैरह होती है। एक विशेष विभाग है, इसमें रोज जो कवियों के, जिन कवियों के जन्मदिन होते हैं उनके नाम और उनकी काव्य पंक्तियां ये उसमें मैं रखती हूँ। और रोज का एक शेर सबसे ऊपर वाले भाग में वो भी बदलता रहता है। तो इस तरह पूरे 11 विभाग को लेकर ये वेबसाइट रोज अपडेट होती है, और रोज के कम से कम 3-4 विभाग अपडेट होते हैं,
तो ये मेरा एक बहुत बड़ा काम, मैं बहुत बड़ा मतलब मेरा बहुत ही टाइम ले जाता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी से मज़े से करती हूँ, ये काम करती हूँ। दूसरा काम है, अपने गुजराती लोगों ने के लिए दिव्य भास्कर है, हिंदी लोगों को दैनिक भास्कर का पता है। दैनिक भास्कर का ही गुजराती संस्करण है, वो संस्करण तो नहीं, यहाँ से अलग ही प्रकाशित होता है, लेकिन वो दिव्य भास्कर से मैं 2007 से जुड़ी हुई हूँ, करीब 15 साल होने को आए। पहले मैं कहानियों की कॉलम लिखती थी, उसमें मेरा स्तंभ राइटिंग चलता है उसमें। कहानियों के बाद मैं कवर स्टोरी लिखती थी, और उसके बाद मैंने कविता के आस्वाद की कॉलम पूरे 10 साल वहाँ चलाई। अब मुझे अलग काम सौंपा गया है, जो दिव्य भास्कर डिजिटल है, आप जिसे नेट पर पढ़ते हैं, वो डिजिटल दिव्य भास्कर के लिए सिर्फ रविवार को और सिर्फ वो डिजिटल कॉपी के लिए ही रंगत संगत पूर्ति बनाई गई है। और रंगत संगत पूर्ति में मुझे मारी वार्ता कहानियों के विभाग का एडिटर बनाया है, मैं वो संभालती हूँ। उसमें हर रविवार हम छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी मतलब 1000 शब्दों के आसपास, लघु कथाएं नहीं, शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश करते हैं। तो ये भी एक काम मेरा चल रहा है। आपको भी मैं निमंत्रण देती हूँ, अगर आप गुजराती में लिखते हैं तो ज़रूर मुझे भेजिए। मुझे मतलब मैं हर रविवार वो मेरे फेसबुक वॉल पे उसकी डिटेल्स रखती हूँ ईमेल के साथ कि कहाँ भेजना है वगैरह। आप ज़रूर लिखिएगा और भेजिएगा। तो ये बात अभी जो मेरे काम चल रहे हैं, और इसके उपरांत जो भी प्रोजेक्ट लिखने के तो चल रहे होते हैं, आप जानते हैं। अब मैं एक आपको कविता सुना देती हूँ मेरी। मैं अछांदस ही लिखती हूँ, मैंने पहली कविता भी अछांदस सुनाई थी, और मेरी ज़्यादातर अछांदस ही है। तो ये सुनिए एक और कविता। मैं तुम्हारी ऋणी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी ऋणी नहीं हूँ, प्रेम पत्रों से मिलन तक फैली हुई पलों को खुशबूदार बनाने के लिए। मैं तुम्हारी ऋणी नहीं हूँ, प्रेम पत्रों से मिलन तक फैली हुई पलों को खुशबूदार बनाने के लिए। मैं तुम्हारी एहसानमंद नहीं हूँ, मेरी भावनाओं को अपने हृदय में संजोने के लिए। मैं तुम्हारी जरा से भी शुक्रगुजार नहीं हूँ, मुझे हर पल खुला आसमान देने के लिए। मैं तुम्हारी कतई कृतज्ञ नहीं हूँ, मेरा जीवन प्यार से छलकाने के लिए। पर हाँ, अब हूँ, अब मैं तुम्हारी तहे दिल से ऋणी हूँ, ये सिखाने के लिए कि अकेले कैसे जिया जाता है। धन्यवाद। मैं मानती हूँ कि आपको कविता अच्छी लगी होंगी। अब मैं फिर से गद्य की तरफ आती हूँ। मैंने जैसे पहले बता दिया कि ये काम साहित्य में यानी कि लिखने का काम मैंने काफ़ी देर से शुरू किया। जब बच्चे जवान हो गए, कॉलेज में पढ़ने लगे और हम काफ़ी अकेले हो चले, तो क्या करें वाला सवाल हमारे सामने मुंह फाड़ के खड़ा हो गया, और उसमें ये बात हाथ लग गई। मुझे तो पता नहीं था, मैं तो कभी कभी डायरी में लिखा करती थी, दैट्स इट। लेकिन हमारे पतिदेव छुप छुप के हमारी डायरी कभी पढ़ लिया करते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम अच्छा लिखती हो, तुम लिखना शुरू करो। क्या करे ये सोचना भूल जाओ और लिखना शुरू करो। जाहिर है हमारा जवाब था कि भाई वो तो डायरी में लिखना अलग बात है, और डायरी में तो लिखती हूँ, लेकिन मेरा लिखा हुआ कौन छापेगा। और उनका जवाब था कि भाई नहीं छापेगा तो नहीं छापेगा, तुम्हें कोई
सूली नहीं चढ़ाएगा। तुम लिखो और भेजो। तो हिम्मत करके ये जो मैंने अपनी कोरा कागज वाली वो डायरी में से ढूंढी, मिली, वो कविता भेजी, छप गई। एक छोटी सी कहानी लिख के भेजी, वो भी छप गई। एक आर्टिकल लिखा, वो भी छप गया। तो लगा कि नहीं, सच में वो मेरे पति ठीक कहते हैं, लिखना तो थोड़ा बहुत आता है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो बस ऐसे ही मेरा काम 1998 से समझो शुरू हुआ। आज तक 2 कविता संग्रह पब्लिश हुए हैं, शॉर्ट स्टोरीज की कहानियों की 2 किताबें हुई, एक उपन्यास लिखा है, 3 किताबें बच्चों की कहानियां की है, एक किताब विविध क्षेत्र में प्रथम भारतीय महिलाओं पे लिखी है, 2 किताब नव साक्षरों पे लिखी है, एक पेरेंटिंग पे लिखी है, एक किरण बेदी पे लिखी है, और भी 2-4 विषय हैं जिस पे हमने जब भी जो भी मन हुआ हम लिखते रहे। तो कुल मिला के मेरी 19 किताबें पब्लिश हुई है और गुजरात के अच्छे पब्लिशरों ने पब्लिश की है। ये भी मेरी खुशी की और संतोष की बात है। अब मैं पहली किताब की बात करूं, उसका टाइटल है उजासनु प्रथम किरण, यानी प्रकाश की पहली किरण। वैसे गुजराती और हिंदी इतनी मिली जुली है कि समझ में आ ही जाता है। अब वो किताब मेरी साहित्यिक किताब पहली है, 2000 में पब्लिश हुई थी। उसमें 101 महिलाओं की बातें, 101 भारतीय महिलाओं की बातें हैं, लेख है, आर्टिकल्स हैं कि ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में सबसे पहला काम किया, प्रथम पदार्पण किया। और मैंने बताया कि वो समय था 2000 का, 2000 के साल में वो पब्लिश हुई। हमने काम तो किया 98-99 में। उस वक्त गूगल नहीं था, हम जानते नहीं थे गूगल को, शायद कोई भी नहीं जानता था, गूगल नहीं होगा उस वक्त। तो ये काफ़ी हमने छानबीन करके, खोजबीन करके, हमारा काफ़ी रिसर्च किया और ये किताब हमने तैयार की। आप समझ सकते हैं कि उसमें काफ़ी नाम जाने पहचाने थे, जैसे इंदिरा गांधी या सरोजिनी नायडू या विजय लक्ष्मी पंडित। लेकिन कई नाम ऐसे हैं जो आज भी आपको पता नहीं होगा और आज गूगल भी आपको नहीं बताएगा। ऐसे नाम वो किताब में है जो हमने ढूंढ ढूंढ के निकाले थे और उस पर लेख लिखे थे। मैं आपसे पूछती हूँ, सुरेखा शंकर यादव, क्या आप जानते हैं उनको? शायद ही कोई जानता होगा। सुरेखा शंकर यादव ये हमारी प्रथम भारतीय महिला रेलवे ड्राइवर है। अब उस समय में रेलवे ड्राइवर, ये साल कौन सी ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन सुरेखा शंकर यादव पहली भारतीय महिला ड्राइवर है। और ऐसे मैं अभी बता रही हूँ कि ऐसे अभी और बहुत सारे नाम हैं जो कि आज भी इतने जाने पहचाने नहीं है, लेकिन उन्होंने उस समय में ये काम किया था। तो ये किताब को तो मिलना ही था गौरव, और सच में मिला। ये किताब को 3 अवार्ड मिले और उसकी 5 एडिशन हुई। ये किताब ने हमें काफ़ी सम्मान दिया, नाम दिया, तो मुझे याद करना बहुत अच्छा लगता है। अब फिर से मैं पद्य पर आ जाऊं और एक कविता सुना दूं। अगर आपको मंजूर हो तो आप हाँ ही कहेंगे, मुझे पता है। थैंक यू। तेरे मिलन की आरज़ू, तेरे मिलन की आरज़ू मेरे पूरे अस्तित्व में भर जाती है। तेरे मिलन की आरज़ू मेरे पूरे अस्तित्व में भर जाती है। मन की विकलता जब आसमान को छूकर आंखों से बरसने लगती है। मेरे हृदय की धरती से फूट निकलते हैं शब्द। मन की विकलता जब आसमान को छूकर आंखों से बरसने लगती है, तो मेरे हृदय की धरती से फूट निकलते हैं शब्द। तेरे विरह की आग में जब मेरा सारा जहां जलने लगता है,
तेरी बेरुखी से मेरा हरा भरा विश्व कांपने लगता है, तो मेरे हृदय की धरती से फूट निकलते हैं शब्द। मैं अपने आप को इन शब्दों के साथ बहा लेती हूँ, तब तक बरसती रहती हूँ जब तक रिक्त ना हो जाऊं। तब तक बरसती रहती हूँ जब तक रिक्त ना हो जाऊं। फिर लायक हो जाती हूँ इस दुनिया के लिए। ये लास्ट लाइन पे गौर फरमाइएगा। मैं अपने आप को इन शब्दों के साथ बहा लेती हूँ, तब तक बरसती रहती हूँ जब तक रिक्त ना हो जाऊं, और फिर लायक हो जाती हूँ इस दुनिया के लिए। अब फिर से थोड़ी गद्य की बात। मेरी एक किताब है जिसका शीर्षक है घर थी दूर एक घर। किताबें सारी गुजराती में ही है। घर थी दूर एक घर से दूर एक घर। उजासनु प्रथम किरण, वो किताब मैंने लिखी। उससे पहले मैं लायंस क्लब के साथ काम कर रही थी। उस वक्त मैं लायंस क्लब में प्रेसिडेंट थी, और हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोजेक्ट था कि बच्चों को, जो बच्चे रेलवे स्टेशन पे भीख मांगते हैं, जिन बेघर बच्चों को बसाना, इन शॉर्ट। तो रेलवे स्टेशन से हम कुछ बच्चे को समझा के ले आए थे, उनके लिए घर लिया, उनके लिए एक बहन को रखा जो कि उनकी सार संभाल और परवरिश करे, टीचर रखा, उनके लिए अच्छा खाना पीना। आप समझ सकते हैं कि जो लायंस क्लब का प्रोजेक्ट है तो फिर पैसों की कमी नहीं होती और सब अच्छे से व्यवस्था हो जाती है, और वो सब हमने की थी। तो वो बच्चे ऐसे थे कि जिनको, उनमें से कितने बच्चे ऐसे थे जिनको अपने माँ बाप कौन है, कहाँ है, कुछ पता नहीं था। कुछ को पता था तो घर में परिस्थिति ऐसी थी कि वो भाग आए थे। उनको, वो घर में रहना नहीं चाहते थे। वो बच्चे रेलवे स्टेशन से सब आए हुए थे। आप समझ सकते हैं कि वो बच्चों का क्या उनका मानस होगा, कैसे उसकी जिंदगी होगी। हो सकता है उन बच्चों ने कहीं चोरी वोरी भी की हो, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे भीख मांग के गुजारा करते थे। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से लाए थे। जब बच्चों की बात आती है तो मैं हमेशा बहुत जल्दी जुड़ जाती हूँ। वो काम मुझे हमेशा अच्छा लगता है। तो उस वक्त वो प्रोजेक्ट में मैं दिल से जुड़ गई थी। मैं बच्चों के पास नियमित रूप से जाती थी, उनको कहानियाँ सुनाना, उनको खेल खिलाना, उनको घूमने फिरने ले जाना, ये सब मैं काम करती थी। अब घूमना फिरना शुरू कराया मैंने। बच्चे कोई मिला के 14-15 बच्चे थे। मेरी एक छोटी गाड़ी थी, सारे बच्चे तो आ नहीं सकते उसमें। हाँ, कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे बेटे कॉलेज में पढ़ते थे, वो भी मुझे काफी सपोर्ट करते थे। वो मेरे साथ मेरे हस्बैंड की गाड़ी लेके आते थे कि चल मम्मी, हम 2 गाड़ी लेके सारे बच्चों को एक साथ ले जाएं। मैं मेरे बच्चों का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो बच्चे चाहे कितना भी नहलाओ धुलाओ, कितने भी साफ कपड़े दो, लेकिन उनमें सफाई का कॉन्सेप्ट ही होता नहीं। उनको सफाई क्या है वो समझ में ही नहीं आता। तो कितना भी समझाया, कितना भी वो, जहाँ वो लेडी रखी थी उसने साफ कपड़े पहनाए, नहला, लेकिन फिर भी गाड़ी में मैं बिल्कुल बड़े दुख के साथ कहती हूँ कि गाड़ी में मुझे एसी भी चालू रखना पड़ता था और कांच भी खुले रखने पड़ते थे, क्योंकि इतनी बास आती थी, हम बंद करके बैठ नहीं पाते थे। लेकिन ऐसे बच्चों के लिए मेरे कॉलेज में पढ़ते हुए बेटे भी तैयार थे कि हम आपके साथ आएंगे, हम ये बच्चों को ले जाएंगे। तो जब उनको टाइम होता था ये सब बच्चे साथ में आ सकते थे, जब नहीं होता था तब मैं अकेली सबको नहीं ले जा सकती। तो मैंने ये व्यवस्था की थी कि हम 2 ग्रुप बनाते हैं, एक चिट्ठियां डालेंगे, ए और बी ग्रुप बनाएंगे।
जिसके हाथ में एक की चिट्ठी आई उसको पहली बार में आना है और उसी जगह हम फिर से जाएंगे। दूसरी बार हम बी ग्रुप को ले जाएंगे। तो इसी तरह एक बार हमने गांधी आश्रम का प्लान किया। अहमदाबाद में गांधी आश्रम है, साबरमती आश्रम, आप सब जानते हैं। मैंने कहा चलो बच्चों को गांधी आश्रम ले जाते हैं। एक गाड़ी में भी देखो 7-8 बच्चे तो आराम से बैठ जाते थे। आराम से तो वैसे हमें आराम नहीं लगता, लेकिन उनको तो कोई तकलीफ नहीं थी। वो तो चाहते थे कि पूरे 15 के 15 बैठ जाए। हम कर नहीं सकते थे, लेकिन 7-8 बच्चे तो घुसपैठ करके बैठ जाते थे। तो हम गांधी आश्रम पहुंचे, पूरा घूम फिर के आश्रम दिखाया और गांधी जी के वो 11 व्रत की बात मैंने बच्चों को समझाई। और फिर हम बाहर कंपाउंड में आए। वहाँ एक छोटी सी देरी थी, पूजा नहीं होती थी, सब धूल से भरा था। तो बच्चे कहीं से झाड़ू ढूंढ के ले आए, जिनको खुद साफ कैसे रहना है वो नहीं जानते थे, लेकिन वो इतना जानते थे कि भगवान का मंदिर गंदा नहीं होना चाहिए, भगवान का मंदिर साफ होना चाहिए। कहीं से झाड़ू ढूंढ के लाए और पूरा मंदिर साफ। मंदिर मतलब छोटी सी देरी थी जिसमें हम सिर्फ हाथ डाल सकते हैं, जा नहीं सकते। तो वो साफ कर दिया। फिर वहां हम बैठे और बच्चों के लिए नाश्ता ले आई थी। मैंने कहा चलो बच्चे अब नाश्ता करते हैं। तो नाश्ता मैं निकाल रही थी और एक छोटा बच्चा रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? तो कोई जवाब नहीं, उसका रोना चालू। अरे बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? लेकिन उसका रोना बंद ना हो। फिर बहुत पूछने पर वो इतना बोला कि आंटी मुझे सजा दीजिए। ये 20 साल पहले की बात है, 20-22 साल पहले की बात। वो बोले आंटी मुझे सजा दीजिए। मैंने कहा किस बात की सजा, तुमने कुछ गलत तो किया नहीं। तो बोले नहीं मुझे सजा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, सजा के बारे में बाद में सोचते हैं, लेकिन पहले ये बताओ कि आपने गलती क्या की है, क्या गुनाह किया है। तो उसकी तो सिसकियां चालू हो गई। अब मुझे लगा कि ये शायद ये सब बच्चों के सामने झिझक रहा है, तो उसे पकड़ के मैं अलग से ले गई। मैंने कहा बोलो बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, अकेले हो, मुझे बताओ। तो उसने अपना गुनाह बताया। ये ध्यान से सुनना, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। उसने अपना गुनाह क्या बताया पता है आपको? वो बोला कि आंटी मेरे हाथ में बी की चिट्ठी आई थी, बी ग्रुप की चिट्ठी आई थी, लेकिन मैंने वो छोटू को फुसला के चिट्ठी बदल ली। उसके पास ए की थी, मैंने ले ली। अब देखो उसने अपना गुनाह जो कबूल किया वो बस इतना था। हम इतने बड़े हो गए, लेकिन हम अपने आप को पूछे तो आज भी हमें भी कहीं भी जाना हो तो पहली लाइन में, पहले सबसे पहले आगे, पहले वाले राउंड में वो जाना अच्छा ही लगेगा। कोई चाहेगा नहीं कि मेरी बारी बाद में आए। ये मानव सहज स्वभाव है। जबकि ये तो 7-8 साल का छोटा सा निर्दोष बच्चा था, उसने कोई गलती नहीं की थी, किसी बच्चे से चिट्ठी बदल ली, दैट्स इट। लेकिन अब मुद्दे की बात यहाँ भी आती है कि क्यों उसको ऐसा हुआ। अब आप क्या मानते हैं कि रेलवे स्टेशन पे भीख मांगने वाले बच्चे क्या झूठ नहीं बोले होंगे कभी? क्या उसने कोई गलत नहीं किया होगा? बहुत सारा किया होगा, शायद चोरी चपाटी भी की होगी, लेकिन वो गांधी जी के व्रत की बात सुनकर वो बच्चे पर या वो बच्चों पर इतना असर पड़ा था कि उसने अपनी इतनी निर्दोष हरकत, इतनी छोटी सी बात वो सिर्फ कबूल ही नहीं की, लेकिन उसके बदले में सजा मांगी और रोया कितना सारा। मेरी आंख में भी उस वक्त आंसू आ गए थे। तो बच्चों के बचपन में जो उसके साथ होता है, पता नहीं वो उसके साथ तो पहले क्या हुआ होगा। उसकी भी बातें मैंने सुनी है और वो सारी बातें, उस बच्चों की कहानियां लिखी हैं वो किताब में, घर थी दूर एक घर। लेकिन
ये इतनी सी बात जो उसने सुनी, इतनी सी बात तो नहीं कह सकते कितनी बड़ी बात है, लेकिन इतना सा बच्चा, वो कितना उस पर असर हुई। और मैं ये बात कभी नहीं भूल सकती। वो बच्चा भी पता नहीं आज कहाँ होगा, लेकिन वो बच्चा भी कभी भूल नहीं पाएगा कि उसके साथ उसने वहाँ जो दिन बिताए, या मुझे, और वो सब बातें वो कभी भूल नहीं पाएगा। तो ये बात हम आगे भी चलाएंगे, इसका अनुसंधान मैं आगे भी करूँगी। बीच में एक ये बच्चों की भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे पास समय भी लिमिटेड है, और मैं चाहती हूँ कि मुझे जो कहना है वो जितना कह सकूँ सब कह लूँ। तो आपको एक कविता सुना दूँ। आशा है मेरी कविताएं भी आपको, मेरी बातें तो अच्छी लगती ही होंगी, क्योंकि ये बातें मेरी बातें नहीं हैं, ये सच्चाई की बातें, ये जो मैंने देखा सुना, मैंने जो अनुभूति की, वो सारी बातें हैं। और कविता भी मेरी अनुभूति की ही बात है। आप सुनिए। अंधेरे का आलम। अंधेरे का आलम जब मुझे घेर लेता है, अंधेरे का आलम जब मुझे घेर लेता है, दबोच लेता है, तब मेरे कमरे में बिछ जाते हैं अपने आप। अंधेरे का आलम जब मुझे घेर लेता है, दबोच लेता है, तब मेरे कमरे में बिछ जाते हैं अपने आप। ऐसे कई शब्द जो मैंने कहे थे और तुमने सुने नहीं थे, जो मैंने कहे थे और तुमने सुने नहीं थे। ऐसे भी कितने जो मैंने नहीं कहे थे पर तुमने सुन लिए थे। और ऐसे तो अनगिनत जो घने मौन के साथ बहते रहे थे हमारे बीच। अब ये सारे शब्द सुनाते हैं मुझको अपने जागरण की कथा। मेरी उनिंदी आंखों को जरा सी बंद करने के लिए, मेरी उनिंदी आंखों को जरा सी बंद करने के लिए भी एक बार तो आ जाओ ना। धन्यवाद। मैं फिर से बच्चों की बात की तरफ ही आती हूँ। हालांकि ये थोड़ी अलग बात है, लेकिन जो मन में एक बार बैठ जाता है वो फिर निकलता नहीं। तो ये 2013 की साल की बात है। 2013 की 2013 की साल की बात है। हमारा गुजराती साहित्य परिषद का अधिवेशन था सूरत में, और मंच पर से हमने सुना कि यहाँ के आईपीएस ऑफिसर श्री हसमुख पटेल अब आपसे कुछ बात करेंगे, वक्तव्य देंगे। मेरी तरह और लोग भी सोच में पड़ गए हो कि कहाँ ये साहित्यकारों का माहौल, साहित्यकारों की बातें चल रही हैं, और ये पुलिस ऑफिसर, आईपीएस पुलिस ऑफिसर, वो क्या बात करेंगे, उनसे क्या उम्मीद थी हमारी, पता नहीं, लेकिन सुनना ही था उनको। उन्होंने आके बातें शुरू की, और मैं सच्चे दिल से बताती हूँ कि कम से कम मेरे लिए तो हुआ ये कि पूरा प्रोग्राम, साहित्य के सारे लेक्चर्स, सब वक्तव्य, अगर मैं पल्ले में रखूं तो एक तरफ पूरा वो साहित्य के लेक्चर्स और एक तरफ ये हसमुख भाई पटेल की बात है। उनकी क्या बात थी? वो एक संस्था चला रहे हैं, अब तो मैं जुड़ गई हूँ उसमें। वो संस्था का नाम है पेरेंटिंग फॉर पीस। बाळ घड़तर, विश्व शांति माटे बाळ घड़तर, ये गुजराती में है। पेरेंटिंग फॉर पीस आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाओगे। उनका ये कहना था कि अगर हम आज के हालात से परेशान हैं, अगर हमें लगता है कि ये समाज में बहुत सी बुराइयां हैं,
बहुत सी गंदगी है, बहुत सी नेगेटिव चीजें हैं, तो एक ही करने की बात है, एक ही करने का काम है, और वो है बच्चों की अच्छी परवरिश, बाकी और कुछ भी नहीं। अगर बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं होती तो वो बड़ा होकर कैसा इंसान बनेगा आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। और अगर एक अच्छा इंसान हमने समाज में रखा, बच्चे की अच्छी परवरिश करके उसे एक अच्छा इंसान बना के बड़ा रखा समाज में, समाज को दिया, तो समाज क्या होगा ये भी हम समझ सकते हैं। पटेल सर कहते हैं कि चाहे 1000 धर्मगुरु आ जाए हमारे पास, हमारे समाज में, लाखों सत्संग करो या करोड़ों कथाएं करो, इसका कोई मतलब नहीं। ये सारा प्रौढ़ शिक्षण है। प्रौढ़ शिक्षण आप समझते हैं, और प्रौढ़ शिक्षण का मतलब क्या होता है? ये सब हमारे जो भी धार्मिक जो भी होते हैं, कथा वार्ता सत्संग भजन कीर्तन जो भी होता है, ये सबसे सिर्फ इतना होता है कि हाँ इतने लोग अपना टाइम अच्छे से पास करें, गुजार दे। मैं इसको इतना भी पॉजिटिव लेती हूँ कि चलो वो उस टाइम पे कोई गलत काम नहीं करेंगे, अच्छा और अच्छी बातें सुनेंगे, इतना तो कम से कम होता ही है। लेकिन आप सोचो, क्या कोई अपने दिल पे हाथ रख के कह सकता है कि कोई बुरा विचार हमें नहीं आता, हम कोई गलती नहीं करते, हमें कोई गलत आदत नहीं है? ऐसा कोई नहीं बोल पाएगा। गलत मतलब कि हम हमारे दैनिक व्यवहार में भी हम छोटी मोटी जो भी सुबह से शाम तक करते हैं, उसमें हम कभी समझते, जैसे लोग समझते हैं कि भी चलो रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए या योगा करना चाहिए, हम नहीं करते, तो वो समझो गलत नहीं है। लेकिन ऐसी मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि ऐसी भी बातें होती हैं कि जो हमें लगता है कि नहीं, हमें उसमें सुधरना चाहिए, गलती छोड़ो लेकिन हमें इसमें सुधार करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते। हम कितना कुछ पढ़ते हैं, कितना कुछ लिखते हैं, कितनी अच्छी बातें पढ़ते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं फिल्मों में, मैगजीन में, कथाओं में, लेकिन इसका अमल हम कितना कर सकते हैं, एक्शन में कितना ला सकते हैं, तो हम सब समझते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसके पीछे लग जाना पड़ता है, तब जाके एक आदत सुधरती है। एक आदत सुधारना बहुत बड़ा काम हो जाता है, नहीं सुधरती। तो इसीलिए पटेल सर कहते हैं कि जो बचपन में उसको जो सिखाना है वो सिखा दो, फिर वो थोड़ा बड़ा होगा, फिर उसको सिखा नहीं पाओगे, और जवान हो जाएगा फिर तो मुश्किल। वो अपनी तरह से थोड़ा बहुत सीखे तो ठीक बात है। तो ये उनका सूरत में हमारी मेन ऑफिस है, और अहमदाबाद में, और कई जगह, अब तो गुजरात के बाहर भी कितनी जगह इनकी ब्रांचेस चल रही हैं। कितने सारे लोग, अभी 2 साल लॉकडाउन की वजह से धीमा रहा है, लेकिन बहुत अच्छा काम हो रहा है। उसमें एक अच्छी बात ये है कि हम लोग कोर्सेज कर रहे हैं, कोर्सेज चला रहे हैं, पेरेंटिंग के कोर्सेज चला रहे हैं, और ये कोर्सेज में पढ़ने के लिए, सीखने के लिए दादा दादी से लेकर, दादा दादी आते हैं, माता पिता तो आते ही हैं, लेकिन हम कॉलेज के बच्चों में, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, ऐसे लड़के लड़कियों को हम खास बताते हैं कि आप पहले अटेंड करो। क्योंकि देखो, शादी होती है, फिर ये तो बायोलॉजिकल बात है कि बच्चा होना, लेकिन बच्चा होना ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये लोग नहीं समझते। बच्चों की परवरिश कैसे करना है ये लोग नहीं समझते। ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए प्यार नहीं होता, हर माँ बाप को अपना बच्चा प्यार होता ही है अपने बच्चे के लिए, कोई एक्सेप्शन की बात अलग है, लेकिन अपने बच्चे के लिए माँ बाप के मन में प्यार होता ही है। मुझे लगता है मेरे टाइम तो काफ़ी चला गया, मैं जल्दी से पूरा करती हूँ। तो इसके लिए कोर्स बनाया है, सिलेबस डिज़ाइन किया है, वो किताब मैंने लिखी है, और हम उसको टेक्स्ट बुक मान के पढ़ाते हैं,
लड़के लड़कियां भी पढ़ने आते हैं। आप भी उसके बारे में जानना चाहो तो ज़रूर मेरा संपर्क करना। और सच में टाइम हो चला है, मुझे समाप्ति की तरफ जाना है। अब बातें तो बहुत होती है, 22 साल तक काम किया है, सब तो बता नहीं सकते। वैसे मैं अछांदा से लिखती हूँ, मैंने अपनी सारी कविताएं अछांदा से सुनाई हैं, लेकिन कभी कभी शेर लिखने की कोशिश भी की है। वजन वजन सब आप जानो, मीटर भी आप जानो, हमने तो लिख दिया है और सुना देते हैं। अंत में ये मेरे 3 शेर सुना के मैं आपकी विदाई लूंगी। हकीकत है आईना तो आईने का शुक्रिया, हकीकत है आईना तो आईने का शुक्रिया, जिंदगी यूं ही चलेगी, जिंदगी तेरा शुक्रिया। अकेले थे कभी पर कहाँ रहा अकेलापन, अकेले थे कभी पर कहाँ रहा अकेलापन, मेरे लाखों अल्फाज साथ देने का शुक्रिया। हमने माना कि लिखते हैं हम, पढ़ने वालों का शुक्रिया। आज अगर मैंने जो कह दिया, सुनने वाले तेरा शुक्रिया। बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और मेरा प्रयत्न भी सफल रहा होगा। सबका बहुत शुक्रिया। ये संपादक टीम के बीच में बहुत सारे नाम आए, अभी भी मेरे सामने एक के बाद, अब मैं नहीं लेती घबरा के कि 2 के नाम लिए और 2 के नहीं लिए तो लोगों को शायद बुरा भी लग जाए, इसलिए लेकिन मैं सबके नाम पढ़ रही हूँ और सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मुझे सुनने के लिए, अपना कीमती वक्त। क्योंकि लोग जब सुनते हैं, लोग आजकल कोई फ्री होता ही नहीं, तो 1 घंटा निकालना ये कोई आसान बात नहीं। आपने निकाला और मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे संचालक टीम जो है उनका भी बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ चांस दिया सबसे मिलने का। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।